हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्लास 12 बिजनेस स्टडीज की बात कर रहे थे, जिसके अंदर अपन ने चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट किया था, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। जो चैप्टर अपन पढ़ रहे थे उसके अंदर सारे जो कंसेप्ट थे, मीनिंग पढ़ लिया अपन ने अच्छे से, और फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ये सारी चीजें इन डेप्थ अपन ने अच्छे से पढ़ ली। यहाँ तक अगर प्रीवियस वीडियो में अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो जो आपको नंबर दिख रहे हैं या फिर जो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और जो भी आपका डाउट हो वो हमसे आप क्लियर कर सकते हैं विदाउट एनी चार्ज। हमारी क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। अगर आपको नोट्स के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन की आपको इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो उसके लिए भी आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं और आप पूछ सकते हैं। विदाउट एनी टाइम को वेस्ट किए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आज बात करेंगे, जो मेन टॉपिक रहेगा वो मेन टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। किसकी? इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। दोस्तों, हमारे चैनल पे एक ये चीज है कि आपको जो जिस टॉपिक पे आपको पर्टिकुलर डाउट है वो आप डायरेक्ट उस टॉपिक पर जाके आप हमारे डायरेक्ट वीडियो देख सकते हैं। पर्टिकुलर टॉपिक्स वाइज हमारी वीडियोस रहती है। शॉर्ट वीडियो में ज्यादा से ज्यादा जितना कंटेंट दे सकते हैं उतनी हमारी जो वीडियो होती है उसके अंदर सारा कंटेंट रहता है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। जो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है, जिसका फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, उसका नाम है अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। फर्स्ट पॉइंट क्या दोस्तों? अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। सर, अब आप जो भी मैनेजमेंट कर रहे हो, जो भी आपने टीम बनी है, जो आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर जो भी वर्कर्स है, एम्प्लॉइज है, जनरल मैनेजमेंट की जो टीम है या फिर जो मैनेजर्स हैं, सीईओ है, सीए है, यानी जो भी मतलब जो भी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्कर्स हैं वो अपनी टीम बनी है, उसका मेन एम क्या है? तो इंपोर्टेंस ऑफ की बात करते हैं। ये दोस्तों ध्यान रखना, अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल जो है ये एक ऐसा पॉइंट है जो आप सब में लिख सकते हो। ठीक है, ये पॉइंट आप पूरी बिजनेस स्टडीज के अंदर ये आप पॉइंट पुट आउट कर सकते हो। फर्स्ट चीज, इस चीज का ध्यान रखना, अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। द मेन एम ऑफ द मैनेजमेंट इज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल विद द हेल्प ऑफ इट्स फंक्शंस। मैनेजमेंट ट्राइज टू अचीव द गोल इफेक्टिवली और इफिशिएंटली। ये दोनों टर्म्स अपने पढ़ी थी। इफेक्टिवली और इफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? तो इफेक्टिवली का मतलब होता है कि सर जो भी काम कर रहे हो उसको टाइम पर कंप्लीट करना, और इफिशिएंसी का मतलब पड़ा था कि सर जो काम कर रहे हो 100% यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो भी आपको रिसोर्सेज दिए गए हैं उसका प्रॉपर वे में क्या करना, आपको यूटिलाइज करना। ठीक है, अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल का ये मतलब होता है दोस्तों कि जो भी आप काम कर रहे हो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो उसका मेन गोल है, जो मेन टारगेट है, उसके रिगार्डिंग आपको काम करना है और उसके रिगार्डिंग काम करना है और जो गोल है उसको अचीव करना है। किसके हेल्प से? इफेक्टिवली और इफिशिएंटली। आई होप कि अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल क्या होता है अच्छे से समझ में आएगा होगा आपको। मेन चीज ये इसमें याद रखनी की जो भी मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग हैं, मेंबर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, वो सब मिलकर एक जो टारगेट है उस टारगेट को बेस कर, उस टारगेट को ध्यान में रखते हुए जो काम कर रहे हैं, ठीक है, किसकी हेल्प से? इफेक्टिवली और इफिशिएंसी अगर काम करेंगे तो डेफिनेटली जो आपका गोल है वो अचीव होगा। जैसे कि बात करते हैं जो अभी के स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 12 में अभी आए हैं, उनका जो मेन एम है वो है कि सर क्लास 12 में अपने को अच्छा स्कोर करना। तो उसके लिए आप जो भी एफर्ट्स लगा रहे हो, इफिशिएंसी लगा रहे हो, इफेक्टिवनेस आपके पेरेंट्स डाल रहे हैं आपके ऊपर, जो भी रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हो, तो ये सारी चीजें क्या है? ठीक है, यानी कि जो आपका मेन गोल है उसको आपको क्या करना है, आपको मतलब वो चीज आपको मिलनी चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। आई होप कि अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल क्या होता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हेल्प इन अचीविंग पर्सनल एंड ग्रुप गोल। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करोगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करोगे, वर्क करोगे, तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपकी जो इफिशियंसी इफेक्टिवनेस है वो भी बढ़ेगी। और आप अगर अच्छे से काम करोगे, आप अपना 100% दोगे, तो डेफिनेटली है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हो वहां का रिजल्ट 100% आएगा, यानी कि जो वहां का गोल है वो 100% क्या होगा, अचीव होगा। आप अच्छे से काम करोगे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिससे क्या होगा कि जो आपके जो सुपीरियर है वो भी आपसे क्या होंगे, मोटिवेटेड होंगे। हो सकता है कि वो इतने ज्यादा मोटिवेटेड हो कि आपकी जो पे स्केल जो सैलरी है वो भी उसके भी इंक्रीमेंट कर दें, बढ़ा दें, जिससे आप और ज्यादा मोटिवेटेड हो सके, या फिर आपका प्लेसमेंट हो जाए। ठीक है, या फिर और कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल जाएगी। ये सारी चीजें कब होगी? जब आप उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छे से काम करोगे, तो आपका भी डेवलपमेंट होगा एंड उसके साथ साथ जो आपका पूरा ग्रुप है, जिस मतलब जो आपकी पूरी टीम लग रही है, जो आपको जो मेन गोल है, वो जो टारगेट आपका है वो अगर अचीव होगा तो पर्सनल गोल यानी कि अपना खुद का गोल भी
पूरा होगा और साथ साथ में जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो भी अच्छे से पूरा होगा। एक बार अच्छे से डीप में पढ़ते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हेल्प इन अचीविंग पर्सनल एंड ग्रुप गोल। सर इंपोर्टेंस की बात करें मैनेजमेंट में के अंदर पर्सनल और ग्रुप गोल दोनों अचीव होते हैं। Managers integrate individual efforts into the group efforts with the help of the personal objective management. Each individual get salary, respect, care and opportunity. ठीक है, बेसिक सी चीज है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छे से काम करोगे तो कहीं ना कहीं आपका भी भला होगा और साथ साथ में जो जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हो उसका जो ग्रुप गोल है वो भी डेफिनेटली आपका अचीव होगा। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया हो। अभी भी अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो जो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर है, फ्रीली आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ से आप नोट्स भी ले सकते हैं, हमारी क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं, मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक की बात करते हैं कि सर डायनेमिक का मतलब क्या होता है? चेंजेस। आज जो वेदर कंडीशंस हैं, आज जो एनवायरमेंट है, आज जो क्लाइमेट है, जरूरी थोड़ी कि 4 महीने बाद यानी कि 4 मंथ्स के बाद में भी यही सेम रहे। आज जो गवर्नमेंट के पर्टिकुलर जो पॉलिसीज हैं जरूरी नहीं कि 1 साल बाद में भी वही पॉलिसीज रहे। बात समझ रहे हो? तो डायनेमिक का मतलब होता है कि सर एनवायरमेंट क्या है? चेंजेस है, यानी कि हो सकता है कि आज जो कंडीशन है वो कल रहे या नहीं रहे। तो बढ़ते हैं, मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट ये ट्राई करता है कि अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या होनी चाहिए? डायनेमिक होनी चाहिए, यानी कि एनवायरमेंट के हिसाब से, एनवायरमेंट के हिसाब से वो जो अपने एम्प्लॉइज हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो भी उस चेंजेस को क्या करें? अडेप्ट करें। यार यूं तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कुछ चेंज हुआ तो डर के मारे आप उस काम को करना ही छोड़ दो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी चेंजेस आ रहा है उसको आप एक्सेप्ट करो और उसके ऊपर आपको अच्छे से क्या करना है? काम करना है। ठीक है, इसका मतलब होता है मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। एक बार अच्छे से रीड करते हैं, देखिएगा। Managers are trying to make the change in the internal environment as per the external environment. They motivate employees, provide them to the training so that they adapt the change in the environment. यानी कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जो आपका चेंज आया है उसके बेस पर आपको इंटरनल एनवायरनमेंट में काफी सारी चीजें क्या करनी पड़ेगी? चेंज करनी पड़ेगी। तो यानी कि जो टॉप मैनेजमेंट की जो टीम होती है, टॉप लेवल्स के ऊपर कौन कौन जो लोग होते हैं अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर, कि जो टॉप लेवल पर जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो उनके जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको क्या करते हैं? ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि जिस टाइप से एनवायरनमेंट के अंदर चेंज आया है तो कहीं ना कहीं उनको भी सारी चीजें, कुछ रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज कई हद तक उनको चेंज करनी पड़ती है। तो इसका क्या मतलब हुआ? मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एनवायरनमेंट, यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज हुआ उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको इंटरनल एनवायरनमेंट में भी आपको चेंज करना पड़ेगा। सर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है और इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है? कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, वन वर्ड में भी, कभी बार फिलअप्स में भी पूछा जा सकता है। दोस्तों इंटरनल एनवायरनमेंट यानी कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर का एनवायरनमेंट को बोला जाता है इंटरनल एनवायरनमेंट, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी कि जो आपकी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है उसके बाहर का एनवायरनमेंट, इन जनरली आप समझ लो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। आई होप कि यहां तक आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इंक्रीज कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इंक्रीज कोऑर्डिनेशन। सर कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। कोऑर्डिनेशन दोस्तों इसलिए जरूरी है कि आपका पर्टिकुलर मान लीजिएगा सेल्स ग्रुप है, किसका परचेज ग्रुप है, किसका फाइनेंस ग्रुप है, अगर तीनों ने अगर साथ में कोऑर्डिनेट करके काम नहीं किया तो क्या ग्रुप गोल अचीव हो गया? क्या नहीं। फॉर एन एग्जांपल मान लीजिएगा जो सेल्स टीम है उसका कुछ टारगेट था वो पूरा कर रही है, लेकिन जो फाइनेंस टीम है, जो मार्केटिंग टीम है, वो अपना टारगेट पूरा कर ही नहीं रही है। तो क्या मेरे को आप बताओ, क्या जो अपना मेन एम था किसका? ऑर्गेनाइजेशन, क्या वो अचीव होगा? नहीं होगा। अचीव नहीं होगा तो जो आपस में ही वो मतलब कह सकते हैं कि वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे, लड़ाएंगे, झगड़ा करेंगे, है ना। तो क्या इंक्रीज द कोऑर्डिनेशन, जब आप अच्छा अपना आपका ग्रुप गोल रखोगे जिससे कि पर्सनल और ग्रुप गोल भी अचीव होगा, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन पे काम करोगे तो जिससे कहीं ना कहीं आपका कोऑर्डिनेशन भी क्या होगा? बूस्ट होगा, यानी कि कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होगा। और ये ध्यान रखना दोस्तों, कोऑर्डिनेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप कितना भी अच्छा मैनेजमेंट टीम हो आपके पास में, कितनी भी अच्छी आपकी मतलब पर्टिकुलर ग्रुप्स हो, लेकिन अगर वो साथ में मिलकर
कहीं ना कहीं इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं इश्यू आएगा। तो कोऑर्डिनेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैनेजमेंट एंश्योर दैट द डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड द ग्रुप वर्क्स इन कोऑर्डिनेशन, therefore there is a unity of action among the employees and the group of department, यानी जितने भी ग्रुप से डिपार्टमेंट है उनको कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, एक साथ में रहकर काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको दूसरी बातें करनी, नहीं, रिगार्डिंग द वर्क, रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल, यानी कि जो भी आपका गोल है उसके रिगार्डिंग, उसके उस पर्टिकुलर पॉइंट्स के रिगार्डिंग आपको ग्रुप्स को या फिर डिपार्टमेंट्स को या फिर जो एम्प्लॉइज है उनको कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। यानी कि सेल्स मैनेजर है उसको कहीं ना कहीं फाइनेंस की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है, मार्केटिंग है उसको कहीं ना कहीं एक्सटर्नल की हेल्प लेनी पड़ेगी या फिर फाइनेंस की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो सारी चीजें क्या होती है, इंटरलिंक होती है, आप सबको पता है। क्या एक जना मैनेजमेंट कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। तो इसमें क्या चाहिए, पूरा ग्रुप चाहिए। तो उसी तरह से ग्रुप, जब ग्रुप होगा और अच्छे से काम करेंगे तो कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा क्या, कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट था इंपॉर्टेंस का, वो है डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। यानी कि अपने को पता है कि आज जहां पर भी आपका जो भी पर्टिकुलर स्टार्टअप है, जहां पे ऑर्गेनाइजेशन है, तो कहीं ना कहीं वो सोसाइटी का ही तो पार्ट है। आज हो सकता है कि जहां आप ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, ठीक है, उस पर्टिकुलर लैंड को आपने रेंट पर ले रखा हो, ठीक है, या खुद की हुई हो, तो है तो एक पार्ट किसका, सोसाइटी का है। तो एज अ ऑर्गेनाइजर अपनी क्या ड्यूटी होती है कि आप उस सोसाइटी के लिए कुछ करें, ठीक है। कुछ क्या क्या कर सकते हैं, ये तो आप उसको क्वालिटी प्रोडक्ट दो, रीजनेबल प्राइस में दो, इलीगल एक्टिविटीज आपको नहीं करनी। ये कुछ पॉइंट्स है किसके अंदर, सोसाइटी के अंदर, जो आपको पता होना चाहिए। यानी कि डेवलपमेंट करना किसका, कहीं कहीं सोसाइटी का। तो पढ़ लेते हैं। थ्रू द सोशल ऑब्जेक्टिव द मैनेजमेंट डेवलप द सोसाइटी बाय द प्रोवाइडिंग द क्वालिटी प्रोडक्ट एंड एट द रीजनेबल प्राइस एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट हेल्प टू द प्रोटेक्ट एनवायरमेंट। और आपको जो आपका प्रोडक्ट है वो भी इको फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है किसके रिगार्डिंग, डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का जो पोर्शन होता है वो यहाँ पर पूरी तरह से ओवर होता है। एक बार अपन वापस रिकैप कर लेते हैं कि सर आज की इस वीडियो में, शॉर्ट वीडियो के जरिए अपन ने देखा था अप्रॉक्स 16 to 15 मिनट्स का वीडियो रहा होगा, जिसके अंदर अपन अच्छे से सारी चीजें कवर की। क्या कवर की, अपने इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट कवर किया। क्या क्या पॉइंट, क्या अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, अचीविंग पर्सनल एंड ग्रुप गोल, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, इंक्रीज कोऑर्डिनेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। दोस्तों अगर यहाँ तक आपने अच्छे से अगर डिटेल्ड में स्टडीज कर ली हो, अगर आपको किसी भी तरह का इशू आता है, डाउट आता है, तो जो आपको नंबर दिख रहे हैं या फिर जो डिस्क्रिप्शन में जो आपको नंबर है वहां से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो विदाउट एनी चार्ज। हमारी क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, जहां से आप आपका डाउट क्लियर कर सकते हो। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टीम डीएसए।